हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर अपन कर्व बनाएं डिफरेंट थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट्स में, दैट विल बी कॉल्ड एडियाबेटिक कर्व। ठीक है, और जो एडियाबेटिक कर्व मुझे मिलेगा उसकी कुछ ना कुछ स्लोप भी होगी, तो वो स्लोप मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर वो मैं पी वी इंडिकेटर डायग्राम से फाइंड करूँगा तो अगेन जैसे मैंने आइसोथर्मल के लिए फाइंड किया था, डी पी अपॉन डी वी विल बी द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, तो डी पी अपॉन डी वी मीन स्लोप फाइंड कर सकता हूँ मैं। देखें क्या होगी, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। ये पी और वी का ही डायग्राम बनाना है मुझे, है ना। तो कोई भी जो कर्व मिलेगा मुझे उसमें ये डी पी और डी वी की वैल्यू मुझे मिल जाए तो स्लोप विल बी व्हाट, डी पी अपॉन डी वी, है ना। वो तो अपन ने लास्ट टाइम किया भी था थर्मल प्रोसेस के अंदर। अब मुझे पता है कि भाई जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो रिलेशन है दैट इज पी पी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। डी पी अपॉन डी वी चाहिए मुझे, यू इंटू वी का फॉर्म हो जाएगा। तो पहले वी पावर गामा का करते हैं, तो पी एक्स ओवर एन, सो गामा वी एंड गामा माइनस वन डॉट डी वी। ठीक है, देन प्लस वी पावर गामा एंड डी पी, पी का वन हो जाएगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। डी पी अपॉन डी वी चाहिए मुझे, वी पावर गामा डॉट डी पी इक्वल टू माइनस का पी गामा वी पावर गामा माइनस वन डॉट डी वी। सो डी पी अपॉन डी वी विल बी वॉट, माइनस का पी गामा वी पावर गामा माइनस वन अपॉन ये क्या हो जाएगा, वी पावर गामा। तो ये गामा और ये गामा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, माइनस वन बचेगा, पी पावर और नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, डी पी अपॉन डी वी विच इज स्लोप, है ना। एम इक्वल टू डी पी अपॉन डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का गामा पी अपॉन वी। ठीक है, तो मेरे पास जो ये स्लोप आई है ये एडियाबेटिक की स्लोप है विच इज गामा पी अपॉन वी। अच्छा, जो आइसोथर्मल के लिए मेरे पास स्लोप आती थी दैट वाज माइनस का पी अपॉन वी, यही थी ना। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो एडियाबेटिक की स्लोप है, कर्व की स्लोप है, वो ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी, गामा टाइम्स मोर होगी, किससे, आइसोथर्मल प्रोसेस से, है ना। मतलब जो ग्राफ अपन बनाएंगे ना एडियाबेटिक प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस का, उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस की ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, सो एम ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ एम ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, तो अगर अपन ग्राफ बनाया, अच्छा रिलेशन तो वही मिल रहा है मुझे, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी पावर गामा। तो ग्राफ तो वही मिलेगा मुझे, इन्वर्स वाला। दोनों ही केसेस में, आइसोथर्मल के केस में भी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ही था। ठीक है, तो अगर एक्सपेंशन के लिए मैं ग्राफ बनाऊं, V और P का, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ मुझे मिलेगा। वॉल्यूम विल इंक्रीज, प्रेशर विल रिड्यूस। तो ये आइसोथर्मल का हो गया और ये किसका हो गया, एडियाबेटिक का। मतलब जिसके अंदर स्लोप स्मॉल है, लेस है, वो आइसोथर्मल का कर्व हो जाएगा। रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं अपन, अगर अपन कंपेयर करना चाहें तो कंपेरिजन में रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं स्लोप के थ्रू। जिसका स्लोप ग्रेटर है वो किसका ग्राफ हो गया, एडियाबेटिक का। जिसके अंदर स्लोप स्मॉलर है वो किसका ग्राफ हो गया, वो आइसोथर्मल का ग्राफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये तो एक्सपेंशन के लिए बनाया है, कंप्रेशन के लिए बनाऊं ग्राफ बी और बी का। ठीक है, तो इसके अंदर स्लोप स्मॉल है, आइसोथर्मल का हो जाएगा, ग्रेटर स्लोप है, किसका हो जाएगा, एडियाबेटिक का कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप के थ्रू अपन कर्व को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कंपैरिजन में। ठीक है भाई, तो ये अपनी एडियाबेटिक प्रोसेस हो गई। इसके अलावा भी दो और प्रोसेस की बात अपन कर रहे थे, एक तो आइसोबैरिक और एक आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो
वॉल्यूमिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं अपन उसको, जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता था। देखें उसका बिहेवियर क्या होगा। देखो पहले अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर लूँ, किस प्रोसेस को बोलते थे, जिसके अंदर वॉल्यूम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो V अगर कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो dV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और dV अगर 0 हो गया, इसका मतलब अपन जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन V1 to V2 एंड PdV, ये था ना। अभी dV 0 हो गया, दैट मीन्स W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन फॉर सिस्टम विल बी 0। अब वर्क डन अगर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने हीट दी, हीट एब्जॉर्ब हो गई, तो उस हीट से कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। वर्क नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मैंने बताया था 2 ही काम होते हैं हीट एब्जॉर्ब जब होती है, एक तो वर्क डन होता है और दूसरा वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है और उसका टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। तो जब वर्क नहीं हो रहा तो दूसरा काम क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मतलब जो भी हीट आप प्रोवाइड करेंगे वो किसके काम में आएगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के काम में आएगी, ठीक है। अच्छा, जो चेंज इन टेम्परेचर है, जो भी चेंज इन टेम्परेचर होगा इस हीट के थ्रू, जो भी डी क्यू अपन हीट इसको देंगे उसको अपन निकाल सकते हैं, वो तो स्पेसिफिक हीट के इक्वल हो जाएगी ना भाई। जो चेंज इन टेम्परेचर के लिए जो अपन हीट देंगे वो किसके इक्वल होती है, स्पेसिफिक हीट की इक्वली तो होती है। तो डायरेक्ट स्पेसिफिक हीट के थ्रू अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं जिस भी सबस्टेंस के लिए वो हो गई, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस जो अपन ने पढ़ी दैट वाज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही सकता है, ठीक है। तो दोनों काम होंगे, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और वर्क भी होगा, ठीक है। P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है तो जो कुछ पोर्शन है जो भी अपन उसको एनर्जी हीट प्रोवाइड करेंगे तो कुछ पोर्शन तो वर्क डन में काम आएगा, ठीक है। एक्सपेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, और कुछ जो पोर्शन है उसका वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर में चेंज करेगा, ठीक है। तो सिंपली अपन अगर V1 से V2 उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है तो वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P V2 माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली dV का इंटीग्रेशन करेंगे, V आ जाएगा, V2 माइनस V1 लिमिट पुट हो जाएगी, ठीक है। और अपन जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज हो सकता है तो इसको nR T2 माइनस T1 भी मैं वर्क डन के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, है ना। PV को मैंने क्या लिख दिया है, PV2 इज nRT2, PV1 इज nRT1, ठीक है। PV इक्वल टू nRT यूज़ किया है मैंने, ठीक है। सो दिस विल बी द बिहेवियर ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बेसिस पे, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बाकी ये क्वेश्चन आपकी बुक में हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है सैंपल ऑफ गैस, एक गैस अपने पास है जिसके गामा की वैल्यू है 1.5, ठीक है। इज टेकन थ्रू एन adiabatic process in which the volume is in which the
वॉल्यूम इज compressed from 1600 cc to 400 cc. वॉल्यूम की यूनिट है cc, क्यूबिक सेंटीमीटर है ना. If the initial pressure is 150 किलो पास्कल, ठीक है. व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? एंड हाउ मच वर्क is done on the gas. In process. देखो, एक तो मेरे पास गैस है जिसका गामा मुझे गिवन है 1.5 है ना. वॉल्यूम इनिशियल कितना है उसका? V1 इक्वल टू 1600 cc. वहाँ से वो कितना हुआ है? 400 cc, ठीक है. प्रेशर P1 कितना है? 150 किलो पास्कल. 150 इंटू 10⁻³ पास्कल हो जाएगा. और P2 मुझे फाइंड करना है और एक वर्क डन फाइंड करना है. एडिबेटिक प्रोसेस है, ठीक है. तो एडिबेटिक प्रोसेस है, तो एडिबेटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन P v पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है. तो इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, जहाँ से चेंज होके प्रेशर अपना P2 हो गया, वॉल्यूम अपना V2 हो गया. तो P1 V1 पावर गामा विल बी इक्वल टू P2 V2 पावर गामा, ठीक है. P2 फाइंड करना है मुझे. क्या हो जाएगा? P1 V1 अपॉन V2 पावर क्या हो जाएगा? गामा. वैल्यूज पुट कर दो. P1 इज 150, V1 कितना है? 1600 अपॉन 400. पावर क्या हो जाएगा? 1.5, ठीक है. सॉल्व कर लें इसको. P2 ऑलमोस्ट आ जाएगा 1200 किलो पास्कल, ठीक है. अब तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है अपन को, सीधे सीधे सिंपल है. क्या निकाला था अपन ने? W इक्वल टू P और V की फॉर्म में चाहिए मुझे. क्या था? P1 V1 माइनस का P2 V2 और अपॉन 1 माइनस गामा. ये फॉर्मूला था मेरे पास वर्क डन का, ठीक है. गामा -1 होता था ये. वैल्यूज पुट करके इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं. कर लेंगे. P1 V1 P2 V2 की वैल्यूज मेरे पास हैं, गामा की वैल्यू मेरे पास है, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. तो दिस इज द वर्क डन टू कंप्रेस दिस गैस. तो गैस अपनी क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है. नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है. माइनस ही आएगा. वर्क डन. देखो आगे चलते हैं अपन. अच्छा, इसमें अपन क्या बोल रहे थे कि भाई जो हीट अपन देते हैं, ठीक है. अब हीट दो काम करती है, कर सकती है. एक तो क्या करती है? वो वर्क डन, ठीक है. और उसके साथ वो क्या करती है? चेंज इन टेम्परेचर. तो जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ, वो इंक्रीमेंट कैसे हुआ? वो हीट एब्जॉर्ब कर ली सब्सटेंस ने, ठीक है. अब वो हीट उसने ले ली, तो वो हीट दो तरीके से यूज में आ सकती है, ठीक है, जो उसने टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ली, ठीक है. कैसे आ सकती है? कि भाई गैस है, मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे, ठीक है. या तो वो उसको लेके एनर्जी को और इनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है. तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक. तो जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होने से अपन को पता है गैस क्या होती है? एक्सपेंड होती है. उसके अलावा वो दूसरा जो उसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है.
मतलब जो भी टेम्परेचर के लिए अपन ने हीट उसको प्रोवाइड की है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसके पास जा सकती है और वो इंटरनली स्टोर होती है। ठीक है, उससे अपना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इसलिए उस एनर्जी को अपन बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली व्हाट, इट इज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। जिस भी सब्सटेंस को आपने एनर्जी दी वो उसके मॉलिक्यूल्स के पास चली गई और मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो दो तरीके से उसके पास हो सकती है, या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, और या फिर वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है। कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि भाई एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। तो मान लो मैं कोई अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं, ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ हीट से कुछ वर्क हो रहा है प्लस उस अमाउंट ऑफ हीट से कुछ एनर्जी इंटरनली स्टोर हो रही है, तो एज इंटरनल एनर्जी यूज आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि द अमाउंट ऑफ हीट गिवन मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन प्लस द इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड। यही जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट अपन बोल रहे हैं किसका है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। इसी को अपन क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि भाई जितनी एनर्जी देंगे वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, कुछ वर्क डन में और कुछ स्टोर होनी चाहिए एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का बोलता है कि भाई डी क्यू जो आपने प्रोवाइड की दैट मस्ट चेंज द इंटरनल एनर्जी डी यू एंड सम पोर्शन ऑफ इट मस्ट डू सम वर्क डी डब्ल्यू। सो डी क्यू एनर्जी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने अप्लाई किया, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ अपन ने पढ़ा था। जीरोथ लॉ के अंदर अपन ने कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया था वो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। यहां जो नया कॉन्सेप्ट अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसका है, इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, यहां पे डी क्यू जो है वो हीट सप्लाइड है जो सराउंडिंग से ली है ना, डी डब्ल्यू जो है वो वर्क डन है और डी क्यू क्या है, डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब ये जो है फर्स्ट लॉ ये मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई किस पे डिपेंड कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो डी यू डी क्यू या डी डब्ल्यू के साइन है ना, वो अपन कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगर मैं इनका साइन कन्वेंशन देखूं, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, डी डब्ल्यू की, ठीक है, वर्क डन की, तो अगर मान लो गैस एक्सपेंड हो रही है तो जो डी डब्ल्यू है वो अपन पॉजिटिव लेंगे, और अगर गैस अपनी कंप्रेस हो रही है तो डी डब्ल्यू अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर हीट सिस्टम को सप्लाई की अपन ने, है ना, हीट सप्लाई टू सिस्टम, तो अपन डी क्यू को पॉजिटिव लेंगे, है ना, सिस्टम को मिली है उसने रिलीज नहीं की है तो पॉजिटिव लेंगे अपन, है ना, और सिस्टम से अगर निकाली है, ठीक है, बाय सिस्टम, तो डी क्यू को अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट अगर होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर अपन इंटरनल एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी डी यू विल बी व्हाट, पॉजिटिव। ठीक है, अगर टेम्परेचर में रिड्यूस हो रहा है मतलब उसने एनर्जी का क्या कर दिया, लॉस कर दिया इंटरनल, तो अपना जो डी यू है वो क्या लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे।
ठीक है, तो ये साइन अपन को फर्स्ट लॉ का यूज़ करते टाइम लेने हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ अपन को याद रखनी है फर्स्ट लॉ में, जैसे कि मान लो भाई ये जो फर्स्ट लॉ अपन लगा रहे हैं, तो चाहे वो अपन डी क्यू की बात करें, वो भी एनर्जी है, डी यू है, डी डब्ल्यू है, तीनों एनर्जी के टाइप हैं। तीनों एनर्जी के टाइप में तीनों की यूनिट अपन को सेम लेनी है। जूल ले रहे हैं, दे रहे हैं तो तीनों की जूल, कैलोरी ले रहे हैं तो तीनों की कैलोरी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करता है। ठीक है, और नेचर में हर जगह ये फॉलो करेगा। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉज है, नेचर में आप जहाँ जाएंगे वहाँ इसी फॉर्म में अप्लाई होंगे। ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सब पर एक ही तरीके से क्या करते हैं, अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान अपन को इस फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते टाइम रखना है। अभी जो फर्स्ट लॉ है ना, इसका बिहेवियर जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस चेंज होगा। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, या जो भी प्रोसेस अपन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो इसकी अपन एप्लीकेशन एक बार देखें कि डिफरेंट प्रोसेसेस में ये किस तरह का होगा। देखो, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। सबसे पहले देखें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अच्छा, अपन बोल रहे हैं कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, अब अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो रहेगा। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, अपन को पता है कि भाई डी क्यू इक्वल टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी यू जीरो है, दैट मीन्स डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, डी डब्ल्यू हो जाएगी। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो भी हीट अपन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो सब किस में यूज में आएगी, वर्क डन में यूज आएगी। मतलब एक्सपेंशन या कंप्रेशन ही वो वहाँ पे करेगी, उससे इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर देखो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि हीट एक्सचेंज नहीं होगी। अब हीट एक्सचेंज नहीं होगी मतलब डी क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, हीट ले ही नहीं रहा। अब डी क्यू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ है भाई कि भाई डी यू प्लस डी डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डी डब्ल्यू हो जाएगा। मतलब जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा ना, वो किसकी वजह से होगा, वो वर्क डन की वजह से होगा। मतलब कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा ना, तो उससे क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल चेंज। तो वर्क डन से अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इसका मतलब उससे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर अगर अपन सिस्टम वर्क करे, प्रोसेस में कोई वर्क हो रहा है, तो उस वर्क से खुद के टेम्परेचर में क्या आएगा, चेंज आएगा। जैसे कि मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो जब एक्सपेंशन होता है अपन जानते हैं डी डब्ल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव होता है, भी देखा अपन ने। इसका मतलब डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब गैस अगर एक्सपेंड होगी ना एडियाबैटिक सिस्टम में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो गैस के एक्सपेंड होने पर वर्क डन तो पॉजिटिव है, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होने का मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर खुद एक्सपेंड हो रही है तो। ठीक है, ऐसी मान लो अगर कंप्रेस हो रही है तो डी डब्ल्यू विल बी वॉट, नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव होगा तो डी यू विल बी वॉट, पॉजिटिव। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बात करूं, या आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस बोल सकता हूं, है ना। तो इसके अंदर जो अपना वॉल्यूम है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो पीडीबी विच इज डी डब्ल्यू, वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, डीवी क्या हो गया, जीरो। तो डी डब्ल्यू वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई वर्क नहीं होगा। और जब डी वी जीरो हो जाएगा तो डी की इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे वो किस में काम में आएगी, ओनली
वो हीट ओनली टेम्परेचर को इंक्रीज करने के काम में आएगी। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं, मान लो मैं साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, जिसके अंदर कंप्लीट साइकिल बन जाए। कंप्लीट साइकिल बन जाए मतलब जहां से अपनी कंडीशन स्टार्ट हुई, थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट्स की जो वैल्यू स्टार्टिंग में थी, लौट के वापस वहीं आ जाए, मतलब टेम्परेचर वही हो जाए, वॉल्यूम वही हो जाए, वापस से प्रेशर वही हो जाए, है ना। चेंज होते गए लेकिन वापस घूम के कहाँ गए, वहीं पे आ गए। अब टेम्परेचर जहाँ से चला, मान लो इनिशियल कोई टेम्परेचर था, मान लो 12 था, अपन ने इंक्रीज करके 20 कर दिया, वापस 12 पे आ गया, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया, 0। भाई साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहाँ से चले वहीं आ गए, तो चेंज इन टेम्परेचर 0 है, टी विल बी कॉन्स्टेंट। साइक्लिक प्रोसेस में तो डेल्टा टी विल बी व्हाट, 0। डेल्टा टी 0 है तो डी यू क्या हो जाएगा, 0। इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा फाइनली, और इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा तो डी क्यू विल बी व्हाट, डी डब्ल्यू। इसका मतलब जो भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे वो किस में यूज आएगी, वो वर्क डन में यूज में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेल्टिंग प्रोसेस की मैं बात करूं, तो मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि भाई मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर जो अपना टेम्परेचर है वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि फेज चेंज है। ठीक है, अब फेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ऑलमोस्ट डी यू क्या हो गई, सॉरी डी यू तो क्या हो गई, ऑलमोस्ट 0 हो गई, नेग्लिजिबल। ठीक है, इसके अंदर जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू एक्सपेंशन, वो भी ऑलमोस्ट 0 होता है मेल्टिंग प्रोसेस में। वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आता तो डी डब्ल्यू भी क्या हो जाता है, 0। तो जो भी हार्ट आप प्रोवाइड करेंगे वो किस में काम में आ गई, डायरेक्ट फेज चेंज में काम में आ गई। तो फेज चेंज में काम में आ गई तो किसके इक्वल हो जाएगी, लेटेंट हीट के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स द डी क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, ml। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मेल्टिंग प्रोसेस के लिए मैं देखूं, सॉरी बॉइलिंग प्रोसेस के लिए मैं देखूं, तो बॉइलिंग प्रोसेस में मान लो अपना V1 टू V2 चेंज हुआ वॉल्यूम, तो वर्क डन dW क्या हो जाएगा, P dV विच इज V2 माइनस V1। ठीक है, साथ में फेज चेंज होगा, dQ विल बी व्हाट, ml लेटेंट हीट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो लेटेंट हीट के इक्वल हो जाएगी तो D अपन जानते हैं dQ इक्वल टू क्या है, du प्लस dW। तो du क्या हो जाएगा, dQ माइनस dW। तो du चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, dQ विच इज ml माइनस का P V2 माइनस V1। दिस माइट बी द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी वाइल बॉइलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके थ्रू जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं अपन ऐसे थर्मल प्रोसेस के लिए, सॉरी डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए वो देख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।